महिलाओं की बड़ी संख्या उपस्थित है। आप सबको याद होगा 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक विषयों के साथ जो हमारे इस देश के लिए जरूरी थे, मकानों का निर्माण, शौचालय, गैस के सिलेंडर, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, गांवों को सड़कों से जोड़ना, इन सबके साथ उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा था कि हमारा देश एक प्राचीन संस्कृति का देश है, जिसमें महिलाओं का सम्मान करना हमारी परंपरा है। लेकिन ये समय ऐसा है जिसमें जन्म से लेकर के शिक्षा और महिलाओं को अवसर देने की जब बात आती है, तो भेदभाव के कारण महिलाओं को वो स्थान और वो सम्मान जिसकी वो हकदार है वो नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय महिला सशक्तिकरण की बात कही थी। ये कहा था कि जब तक महिलाएं ताकतवर नहीं होंगी, ये देश ताकतवर नहीं हो सकता। महिलाओं का सम्मान करना जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम पूरी दुनिया में अपने राष्ट्र को एक अच्छे और संभ्रांत राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। हमारी संस्कृति के साथ यह न्याय और प्रधानमंत्री जी ने उस पर सरकार बनते ही काम शुरू किया। उस समय एक बड़ी भारी समस्या थी, बेटियों को कोख में ही मार देने की बड़ी परंपरा चलती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहला शब्द कहा था सरकार बनाने के बाद, वो यही कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को सम्मान मिले, बेटियों के साथ भेदभाव खत्म हो। हम ये नहीं कहते कि लड़कों को भी सम्मान मिले, लेकिन भेदभाव खत्म। आमतौर पर जन्म से लेकर के पालन पोषण में, शिक्षण में ऐसे बहुत सारे कठिनाई महिलाओं के सामने और लड़कियों के सामने आते हैं। हम सब ने देखा है कि भ्रूण हत्या, कोख में बेटियों को मारने के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसके कारण महिलाएं खून की कमी, पोषण की समस्या, जो छोटे बच्चे होते थे उनके पालन पोषण में आने वाली कठिनाइयां, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता नहीं होना, संस्थागत प्रसव की कमियां, ऐसे सब चीजों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पोषण करना चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से योजना बनाई। हमारी जो माँ थी, नवजात शिशुओं की, उनके लिए अलग से योजना बनाई। आंगनबाड़ी की बहनें हो, आशाएं हो, मैं ये नहीं कहता सब काम खत्म हो गया, लेकिन काम शुरू हुआ। और शुरू करके हमने पूरे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान जागे और जागरूकता बढ़े। बच्चों में भी कुपोषण खत्म हो, महिलाओं में जो आमतौर पर होने वाली बीमारियां हैं वो दूर हो। इन सब पर हमारी सरकार ने प्रयास किया। हमने राष्ट्रीय स्वयं हमारे जो सहायता समूह है NRLS के अंतर्गत हम लोगों ने महिलाओं के ऐसे समूहों का गठन किया। खाली लखीमपुर में हमने 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आप में से भी बहुत सारी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी होंगी। ये इसलिए बात ये पैदा हुई क्योंकि जब हम देखते थे ये जो भेदभाव की बात कही, अवसर की बात कही, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हमारे घर में सबसे ज्यादा काम करने वाला जो शख्स होता है वो कोई ना कोई महिला है, जो सबसे पहले घर में उठती, सबसे बाद में सोती,
सबसे ज्यादा श्रम करती। अभी खेती किसानी के भी आंकड़े आए, अभी किसान बिलों को लेकर के बहुत शोर है। खेती किसान, अभी जो हमारे किसान आंदोलन वाले उन्होंने कल महिला किसान दिवस मनाया, लेकिन आज तक किसी सरकार ने महिला किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। ये पहली सरकार है मोदी जी जिसने आज से 6 महीने पहले इसका अध्ययन कराया। तो ये बात उसमें निकल करके आई कि पूरे देश में जितनी खेती की जमीन है उसमें केवल 12%, 100 में 12 पैसा जमीन केवल महिलाओं के नाम है, बाकी 88% पुरुषों के नाम। और जब काम करने की बात आती है तो पूरे देश में 100 में 80% श्रम महिलाएं कर रही हैं। खेती किसानी में भी 60% से ज्यादा श्रम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती थी, सम्मान देने की बात आती थी, घर में एक छोटी सी छोटी कोई काम होने वाला हो, छोटा से छोटा कोई निर्णय लेने वाला हो, तो पुरुष अपने 20 साल के लड़के से तो सलाह लेते थे, लेकिन अपनी 40-45 साल की पत्नी से सलाह देंगे, 60-70 साल की मां से सलाह देंगे, जबकि उनका भी अनुभव, उनसे सलाह क्यों ना ली? ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, घर से लेकर के समाज तक महिलाओं का सम्मान तभी बढ़ेगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से ताकतवर, स्वस्थ हो और उनकी हर निर्णय में भागीदारी हो, शिक्षित हो, उनको अंदर भी जो प्रतिभा है उसको निखार करके उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पर अपनी योग्यता का वो प्रदर्शन कर सके। इन सारी बातों को जोड़ने के पीछे केवल एक ही कारण, और वो ये कारण है कि आबादी में तो आपकी आधी भागीदारी है, लेकिन विकास में भी भागीदारी बढ़े, समाज में भी आपका सम्मान बढ़े, समाज में भी आपका योगदान बढ़े, तभी ये देश मजबूत हो। आधे लोग अगर देश की कमजोर रहे तो उसके मजबूत होने की कल्पना नहीं की जा सकती। ये निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, और महिला किसानों के साथ साथ अभी हम लोग खेती किसानी की बड़े हल्ला, इस समय बहुत शोर मचा है कृषि बिल को लेकर। हमारी सरकार है जिसने आज से 6 महीने पहले, लगभग साल भर होने वाला, जब हमने पिछले फरवरी में बजट पेश किया तो पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं को किसान माना, और महिलाओं को किसान मानते हुए 847 करोड़ रुपए का बजट किसान महिलाओं की 84 योजनाओं के लिए आवंटित किया। इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से ताकतवर होना उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि काम तो बहुत करती है, लेकिन छोटे से छोटा आदमी मान लीजिए कहीं बाजार में भी दुकान पे नौकरी करता है तो कुछ ना कुछ पैसा लेके आता है। उनका काम बिना प्रतिफल का है, बिना फल का, पूरे दिन काम करके फल कोई नहीं। इसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई, नहीं तो ये देश महिलाओं का बहुत ही सम्मान करने वाला देश। महिलाओं को हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से पुराने समय से ही बहुत सम्मान देने की परंपरा रही है। हमारी ही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जिसमें महिलाओं के अधिकार को पहली बार समझा गया। कल्याण सिंह जी, आपको याद होगा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले महिलाओं की विरासत में हिस्सेदारी नहीं होती, उसके पति की जमीन में भी उसका हिस्सा नहीं होता था। अपने उत्तर प्रदेश, हमारी सरकार जब प्रदेश में आई थी तो हमने तय किया था कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसमें लड़कों के साथ बराबर का हिस्सा उसकी पत्नी का लगेगा। ये संवेदनशीलता, क्योंकि हमने देखा है कई बार, खुदा न करे, भगवान न करे ऐसी घटना, लेकिन
अगर कोई इस तरह की घटना किसी महिला के साथ घट जाती थी तो एक दिन पहले जो उस घर की मालकिन होती थी दूसरे दिन नौकरानी होती थी। ये संवेदनशील सरकार मोदी जी की सरकार है, अटल जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने महिलाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम किया। बहुत सारी योजनाएं अभी आप तक आई, घर की बात हो, शौचालय की बात हो, गैस की बात हो, सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई सारी योजनाएं, और हमने ज्यादातर योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने का काम किया है। आज आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे मैं ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी को प्रकट करें। घर में बैठ करके आपका अधिकार आपको मिलेगा, ऐसे संभव नहीं। मैं ये नहीं कहता कि घर पूरा छोड़ दो, करते रहो, सारे काम हो, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक रूप से भी आपकी सहभागिता हो। आरक्षण के माध्यम से बड़ा परिवर्तन आया है। गांव के प्रधानों में, जिला पंचायत सदस्यों में ऐसे महिलाओं की संख्या बढ़ी। पहले शुरू में तो होता था कि महिला जो चुनी जाती थी नेता, उनके ज्यादातर आदमी आकर के मीटिंग में बैठ जाते थे, लड़के बैठ जाते थे, वो कहते थे उनके प्रतिनिधि। लेकिन अब महिलाएं सशक्त हुई, अब महिलाएं स्वयं मीटिंगों में भी जा रही, अपनी योजनाओं को भी रख रही, और पूरी तरह से नहीं तो भी मैं ये कहूँगा 50-60% महिलाएं इस तरह की हो गई हैं जो जिन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले। नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष हैं मीनाक्षी, पूरा काम अकेले करती, उनको मैं देखता हूँ अक्सर भाग दौड़। वरुण जी का अपना अलग काम है। इस तरह के सभी लोगों का, ऐसे सब लोगों को भी ऐसे सहयोग करना चाहिए। सब लोगों को अपने घर से सहयोग हम शुरू करेंगे तो हमारे पूरे देश में इस तरह का अगर वातावरण बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो मोदी जी की कल्पना है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र में महिलाओं के सम्मान के साथ साथ पूरे देश का सशक्तिकरण, ये देश एक ताकतवर देश बने और सब लोगों को सम्मान के साथ साथ सबकी जरूरतें पूरी, घर, शौचालय, बिजली, पानी, गांव तक सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन पर हम काम कर ही रहे। किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए हम काम कर ही रहे। किसान की उसी सिलसिले में लाएंगे। अभी तक जो बिचौलियों की भूमिका थी उसको खत्म करने की बात हमने कही, लेकिन जब मोदी जी कह रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से मोदी जी से हार चुके हैं, वो मोदी जी को गाली देने का कोई मौका नहीं। कई जगहों पर तुमने देखा है कि वो एक नारा लगाते हैं मोदी तू मर जा। ऐसे इस तरह के जो नारे लगाने वाले लोग हैं, वो लोग मुखौटा पहन करके किसानों के वेश में, किसानों के आंदोलन में शामिल हो गए। हमारा किसान कभी ऐसे नहीं करता। कोई भी कानून बनता है पूरे देश के लिए बनता है, खाली एक प्रदेश या एक क्षेत्र के लिए नहीं बनता। इन किसान कानूनों का 500 से अधिक संगठन है, 40-41 को छोड़कर बाकी सब समर्थन कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ समर्थन कर रहे हैं, अर्थशास्त्री समर्थन कर रहे हैं। ये किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बिल है और ऐसा सभी राजनीतिक दलों ने पहले स्वीकार किया। कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल, सबने समय समय पर यह बात कही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ बदलाव करने होंगे, किसानों को अधिशोषणकर्ता देनी होगी। विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जिनमें से बिचौलियों की भूमिका खत्म होने वाली है, जहां किसानों के हितों का दोहन हो रहा है, जनता जान रही, सब जानती है, लेकिन सब समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश समर्थन कर रहा है। इसीलिए हमारे कृषि मंत्री ने इसीलिए कहा है ये कानून पूरे देश के लिए। आपको ये लगता है कि आपके खिलाफ ये कानून है तो आइए आप बात करिए, क्लास बाय क्लास चर्चा करिए। अगर आपके खिलाफ कोई कानून है तो हम उसमें बदलाव करने के लिए तैयार। लोकतंत्र में असहमत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात ही नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं करेंगे, सरकार से भी बात नहीं करेंगे, लोकसभा को भी नहीं मानेंगे, राज्यसभा को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन
वो लोग जो राजनीतिक रूप से मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र की जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम थे और उन्होंने उसका प्रेस रिलीज भी किया था, प्रेस में बोले भी थे और उन्होंने कहा था कि मंडी समितियों से संबंधित कानून में संशोधन हम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हम किसी गांव और कस्बे में नए बाजार प्राइवेट सेक्टर के लाने का काम करेंगे, बिचौलियों की भूमिका हम खत्म करेंगे, कृषि संगठन हम बनाएंगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी हम संशोधन करेंगे। ये सब उन्होंने 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहा, लेकिन उनकी एक नेता जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, वो बेचारे मोदी जी को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। स्वाभाविक है, जो आदमी प्रधानमंत्री बनने वाला, जिसके परिवार में दादा बाबा नानी पिता सब प्रधानमंत्री थे, उसका मौका छूट गया तो गाली देवे करेगा। देखा कि नहीं, बैठने के कारण हम नहीं बन पा रहे, वो कोई मौका नहीं छूटते। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, इस मंच के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में ये बातें कही, आप कह रहे हैं कि ये बिल वापस लिए जाए, तो बिल वापस लेने की बात कहने का अधिकार आपका तब बनता है जब आप पहले 2019 में जो आपने घोषणा पत्र जारी किया उसके लिए जनता से माफी मांगे और ये कहें कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे और झूठा घोषणा पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद किसान की, क्योंकि आप ही कह रहे हैं और गाली हमको दे, हमको तो गाली नहीं देना चाहिए भाई। हमने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जो बातें कही, शौचालय हो, घर हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, धारा 370 हटाना हो, 35 से हटाना हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना हो, 3 तलाक हटाना हो, शिक्षा की नई नीति लाना हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना हो, हमने तो जो चुनावी घोषणा पत्र में कहा, हमने सब वादे पूरे किए। और बल्कि कांग्रेस वालों को तो गाली देने के बजाय हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हमने अपने घोषणा पत्र के नहीं, उनके घोषणा पत्र वाले भी काम कर दिए। धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन उल्टी बात हो रही। फिर भी आप सब जिस तरह से आपने 2019 में समर्थन दिया, आप सब पार्टी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार की भी प्रतिबद्धता है कि हम आपके लिए, देश के लोगों के लिए और देश के लिए जो भी संभव है वो सब काम करेंगे और देश के लोगों का जीवन सुखमय हो, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो, सब लोग सुखी हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो और पूरी दुनिया भारत का सम्मान करे। ऐसे सब कामों को हम निरंतर करना जारी रखेंगे। आप अपना इसी तरह से समर्थन और सहयोग बनाए रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय जी। और अब मैं आज के इस बैठक की